नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो जनरल साइंस का होने वाला है, जो कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोग सभी यह बात जानते ही होंगे। और यह जो वीडियो हो रहा है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसका एक सीरीज होगा जो नेक्स्ट वीडियो होगा। पिछले वीडियो में आप देख चुके थे यहाँ तक, यानी कि आप देख ले तो यहाँ पर जो स्रोत है विटामिन के या फिर प्रमुख जो खनिज तत्व है उसके उत्पाद के बारे में, उनके कार्य के बारे में आप देख लिए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, जिसमें आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी तक तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीछे वाला जो वीडियो है, जितना भी सारा इस बुक का या मतलब जो है घटना चक्र का जो दृष्टि बुक है, आप देख सकते हैं इसी बुक का जो है चैप्टर है। और यह जो वीडियो आप पिछला वाला नहीं देख पाए हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है कि इसका जो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं, वहां से आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसमें लगभग 3-4 पेज हम सम्मिलित करने वाले हैं। और इसके बाद जो है कि नेक्स्ट पेज जो आपको शुरू से मिलेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आप शुरू करते हैं यहाँ पर वीडियो और देखते हैं यहाँ से। स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे फास्फोरस। फास्फोरस के रूप में हम जानते हैं कि इसका स्रोत कहाँ से मिलता है हमें, यह तो दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां से हमें फास्फोरस मिलते हैं। इसके कार्य के रूप में देखें तो हड्डियों एवं दांतों को दृढ़ता प्रदान करना इसका कार्य होता है। शरीर एवं तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना इसका कार्य होता है। आयोडीन के बारे में जानें। आयोडीन का जो स्रोत है हमें नमक से मिलता है। आयोडीन नमक से, समुद्री खरपतवार से और मछली आदि से हमें आयोडीन प्राप्त हो जाते हैं। इसके कार्य के रूप में जाने तो कार्य इसका थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक हो जाता है। हमें थायरॉक्सिन नामक जो हार्मोन है उसका संश्लेषण आयोडीन से होता है, जो कि हमारे शरीर में बेहद ही अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद देख सकते हैं मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बारे में जाने तो इसका स्रोत आप देखें तो कद्दू के बीज से, बादाम एवं पालक से हमें मैग्नीशियम प्राप्त हो जाते हैं। इसका कार्य देख सकते हैं कि तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की जो क्रिया हेतु आवश्यक होता है। यह तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की जो क्रिया होती है उससे हमें यह आवश्यक हो जाता है। कैंसर से बचाव हेतु जो है कि यह सहायक होता है मैग्नीशियम। तांबा के बारे में जानते हैं, जिसका स्रोत आप देख लें तो मछली, यकृत एवं अनाज से होता है। कार्य के रूप में हम जाने तो हेमोग्लोबिन के संश्लेषण, अस्थि का निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में तांबा को हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जस्ता है। जस्ता के बारे में जाने तो इसका स्रोत है मछली एवं यकृत, ध्यान देंगे। उसके बाद देख सकते हैं कार्य के बारे में आप जाने तो इंसुलिन कार्य की हेतु आवश्यक हो जाता है। यह इंसुलिन के जो कार्य की होता है उसके लिए यह महत्वपूर्ण होता है जस्ता। कोबाल्ट के रूप में जाने तो कोबाल्ट का स्रोत मछली, मांस और जल आदि होता है। कार्य के रूप में जाने तो आरबीसी का संश्लेषण, आरबीसी संश्लेषण जो होता है वह कोबाल्ट के द्वारा ही होता है। और विटामिन इसमें B12 का संश्लेषण भी होता है। ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं जो है कि क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं कि दूध को दही से बनाने वाले जीवाणु को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं वह 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। और जो होते हैं वह क्या होते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। प्रोटीन के संयोजन की इकाई क्या होती है तो अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन जो होती है उसके संयोजन की मेन इकाई आपको देखने को मिलेगा अमीनो अम्ल होते हैं। उसके बाद सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा की उपस्थिति प्रोटीन के नाम है, यानी कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं वह किस प्रोटीन के कारण होता है तो अल्फा कैरोटीन, कैरेटीन देख सकते हैं। अल्फा कैरेटीन नामक जो है कि आपको मिलते हैं प्रोटीन, आप सींग, बाल, नाखून और त्वचा, खून इस सब में आप देख सकते हैं। अगला है मस्तिष्क एवं एड्रेनलिन। मस्तिष्क में एड्रेनलिन व डोपामाइन, या फिर देख सकते हैं मस्तिष्क में एड्रेनलिन या डोपामाइन, जिसे बोलते हैं एड्रेनिल एवं डोपामाइन, जो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। एड्रेनिल एवं डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है। न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करने वाला मस्तिष्क में प्रोटीन कौन कौन से हैं तो एड्रेनलिन एवं डोपा या फिर जो है कि डोपा
माइन, जो है कि दो एंजाइम है, दो प्रकार का जो है कि प्रोटीन है, यह जो है कि माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। इसके बारे में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइसोसिन देख सकते हैं, ट्राइसोसिन आप बोल सकते हैं, यहाँ पे टायरोसिन बोल सकते हैं, ट्रायरोसिन बोलते हैं इसे, ध्यान रखेंगे। प्रोटीन जो है कि ट्रायोसिन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है न्यूट्रास्यूटिक्स उत्पाद, ये पर न्यूट्रास्यूटिलिक्स उत्पाद क्या है, तो पोषण के साथ औषधीय गुण वाले खाद्य हैं। पोषक के साथ जो है कि औषधीय गुण वाले खाद्य को कहते हैं न्यूट्रास्यूटिलिक्स उत्पाद बोलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देख लेते हैं उसे। विटामिन ए मानव शरीर से संचित होता रहता है, यानी कि मानव शरीर में संचित कहाँ रहता है विटामिन ए, तो यह यकृत में संचित रहता है। विटामिन ए की प्रचुरतम प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं, तो आम है। आम में आपको विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। विटामिन ई की जो महत्वपूर्ण स्रोत आपको सूखे फल या फिर बादाम काजू से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद है जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसे। ये पोटासियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम को कहा जाता है। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व का निर्माण या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं किसे, पोटासियम को, मैग्नीशियम और कैल्शियम को। सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ये सारे के सारे चीज आपको देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में। नेक्स्ट है, आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग होने से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी नामक रोग हो जाता है पॉलिश किए हुए चावल का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो श्वसन तंत्र आपके स्क्रीन पे दिखेगा और देखेंगे इसमें श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे। परिभाषा देख लें तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो प्रत्येक तत्वों के प्रत्येक तत्वों के जो है कि ऑक्सीकरण, प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण वह जैव रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है श्वसन कहलाता है। यानी पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की वह जैव रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है वह श्वसन कहलाता है। श्वसन एक अपचायी क्रिया होती है जिसके कारण शरीर के जो है कि भार में कमी होती है। श्वसन जो है क्या है, तो अपचायी क्रिया होती है जिसके कारण क्या है, तो शरीर में भार की कमी होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि शरीर के जो भार है उसमें कमी किसके कारण होता है, तो अपचायी क्रिया के कारण होता है। ध्यान देंगे, यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपकी फेफड़ा का जो फिगर है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और यह फेफड़ा का फिगर है। यहाँ देख सकते हैं बायां फेफड़ा छोटा मगर अधिक लंबा होता है और गैस का आदान प्रदान फुफ्फुसीय श्वसन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए दायां फेफड़ा अधिक बड़ा एवं चौड़ा परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है, ध्यान रखेंगे। यह लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठ, देख सकते हैं लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठ को निर्माण करता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फुफ्फुसावरण या फिर फ्लूइड मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं फ्यूरल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है कि यह सुरक्षित रहता है। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। श्वसन के चरण के बारे में यहाँ पर समझे, श्वसन के जो चरण है, श्वसन के जो स्टेप है, इसके बारे में देखें तो बाह्य श्वसन एवं अंतः श्वसन, दो प्रकार के होते हैं श्वसन। पहला देखें तो बाह्य श्वसन के रूप में आप जानते हैं यहाँ पर कि जीव व वातावरण के मध्य गैस का आदान प्रदान ही श्वसन कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। अंतः श्वसन के रूप में जानते हैं तो शरीर के कोशिकाओं द्वारा जो पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वह जो है अंतः श्वसन के रूप में हम जानते हैं। बाह्य श्वसन में उच्छ्वास, निश्वास एवं गैसों का विनिमय होता है जिसे इंस्पिरेशन बोलते हैं और एक्सपिरेशन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, उच्छ्वासन को इंस्पिरेशन बोलते हैं और निश्वासन को एक्सपिरेशन बोलते हैं। जिसे सांस लेना इंस्पिरेशन को बोलते हैं, उच्छ्वासन को बोलते हैं, सांस छोड़ने की क्रिया को निश्वासन कहा जाता है। गैसों का विनिमय फेफड़ों में सामान्य विसरण विधि से किया जाता है। उसके बाद देखें तो अन्य नाम के रूप में आप जान सकते हैं इसे कोशिकीय श्वसन के रूप में, ध्यान रखेंगे इस बात को। अंतः श्वसन को आप अन्य नाम के रूप में कोशिकीय श्वसन के रूप में जान सकते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे
तो कोशिका का वह पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका क्रिया के नियंत्रित किया जाता है, कोशिका के जो क्रिया है उसको नियंत्रित पश्च मस्तिष्क के मेडुला या फिर ओवॉल देख सकते हैं ओवॉल्नेगेटा के द्वारा किया जाता है। यानी आप ध्यान रख सकते हैं कि पश्च मस्तिष्क के मेडुला या फिर ओबल्ब ओब्लोंगेटा के द्वारा किया जाता है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आपको जो पढ़ने में आए वो पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्वसन क्रिया के पश्चात ऊर्जा का उत्पाद जो है कि एटीपी के रूप में होता है। श्वसन क्रिया के जो पश्चात है ऊर्जा का उत्पाद होता है वह एटीपी के द्वारा होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से? तो क्रेब्स चक्र में। सर्वाधिक ऊर्जा जो है कि प्राप्त कहाँ होती है? तो क्रेब्स के चक्र में जो है कि सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ देखेंगे अंतः श्वसन के प्रकार के बारे में। अंतः श्वसन प्रकार दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी श्वसन होते हैं, अनऑक्सी श्वसन होते हैं एवं ऑक्सी श्वसन होते हैं। दो प्रकार से होते हैं। अनऑक्सी श्वसन किसे कहते हैं? इसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने वाला श्वसन जो है कि क्या कहलाता है? अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। अन्य नाम के रूप में आप जान सकते हैं ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं इसे, दूसरा ईएमपी पथ बोलते हैं, शर्करा किण्वन बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इसका जो है कि खोज एम्बेडेन और मेयर हॉफ पराशरन के द्वारा किया गया था। क्रियास्थल के रूप में जाने तो इसका क्रियास्थल आप देखेंगे तो कोशिका द्रव्य श्वसनीय पदार्थ एवं ग्लूकोज के उत्पादन में किया जाता है। उत्पादन में आप देख सकते हैं क्रियास्थल के रूप में आप जान लेंगे कि ग्लूकोज में एवं कोशिका द्रव्य में जो है कि इसका क्रियास्थल होता है, काम करता है। उसके बाद देखें तो फलों उत्पाद के रूप में आप देख सकते हैं फलों की एक एथिल एल्कोहल पाया जाता है। फलों में एथिल एल्कोहल पाया जाता है। जंतुओं में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और 4 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है जिसमें कि 2 एटीपी नष्ट हो जाता है और 2 एटीपी का लाभ हो जाता है, यानी 2 एटीपी ऊर्जा जो है कि बच जाता है। ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला जो श्वसन है वह अन्य नाम उसको आप देख सकते हैं, अन्य नाम आप जान सकते हैं क्रेब्स चक्रण बोलते हैं इसे। खोजकर्ता के नाम आप जाने तो हैंस क्रेब्स के द्वारा यह इसे खोजा गया था ऑक्सी कारक को। उसके बाद देख सकते हैं ऑक्सी श्वसन को जो है कि खोजा गया था हैंस क्रेब्स के द्वारा। उसके बाद क्रियास्थल इसके बारे में देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एवं जो है कि कोशिका कला पर, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। उसके बाद देखें नेक्स्ट फैक्ट की तरफ तो क्रिया के पश्चात 36 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो देखें तो यहाँ पर क्रिया के पश्चात 36 एटीपी जो है ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे श्वसन क्रिया के विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है यहाँ पर बताया गया है। यहाँ देख सकते हैं ग्लूकोज जिसमें 6 अणु होते हैं, 6 कार्बन के अणु होते हैं और यहाँ पर कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट नाम से आप जान सकते हैं, इसे पाइरूवेट नाम से जान सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति ईस्ट में आप देख सकते हैं इथेनॉल जिसे कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा प्राप्त करता है। इसमें इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसे अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद देख सकते हैं ऑक्सीजन का अभाव है जिसमें कि जंतुओं के पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है एवं लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा जो है कि आपको देखने को मिलता है। उसके बाद देखें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड जल को मिलाएंगे और ऊर्जा को आपको प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप देखें तो ऑक्सीकरण की जो उपस्थिति है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं श्वसन के बारे में यहाँ पर और फैक्ट के रूप में बताया गया है जिसमें आपको बताया जा रहा है यहाँ से कि अपापची देख सकते हैं अपचायी क्रिया होता है, यह कैटाबोलिक प्रोसेस होते हैं। यह क्या होता है? तो कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। श्वसन एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। शरीर में भार की कमी होती है, इसके कारण श्वसनीय पदार्थ आप जान सकते हैं। श्वसनीय पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन होते हैं। श्वसन की जो क्रम है वह किस प्रकार से होता है? तो पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में प्रोटीन का श्वसन होता है। नियंत्रण के रूप में आप देख सकते हैं मस्तिष्क में
मेंडुला एवं अबॉल्गेटा के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है श्वसन को। उसके बाद क्रेब्स चक्र के रूप में आप जान सकते हैं यहाँ से कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। सर्वप्रथम इसका वर्णन हैंस क्रेब्स के द्वारा किया गया था एवं अन्य नाम के रूप में यहाँ पर जान सकते हैं साइट्रिक अम्ल चक्र बोलते हैं इसे, और ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं इसे। साइट्रिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं एवं ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी बोलते हैं। इसमें देख सकते हैं अवस्थित होता है या कहाँ पर, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अवस्थित होता है। इसका कार्य के रूप में आप जान सकते हैं एटीपी का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन यह करता है। इसका कार्य दो होता है, एटीपी का उत्पादन और ऊर्जा का उत्पादन यह करता है। सांस लेने व श्वसन में अंतर क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं, जो एक लास्ट टॉपिक पे लेकर के होगा इस वीडियो के अंतर्गत। यहाँ पर आप जान सकते हैं किस प्रकार से श्वास लेना और श्वसन में अंतर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ से कि श्वास लेना जिसे ब्रेथिंग बोलते हैं और श्वसन जिसे रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो श्वास लेना क्या होता है, तो जैव भौतिकीय बायोफिजिकल प्रतिक्रिया है, और श्वसन जो है कि एक जैव रासायनिक बायोकेमिकल प्रतिक्रिया है या फिर क्रिया है। यह जो है कि सांस लेना दो चरण में होता है, अंतः श्वसन उच्छ्वास बोलते हैं इसे, और जो है कि श्वसन होता है मुख्य चरण, इसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र के रूप में यह कार्य करता है। उसके बाद देखें तो ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों प्रकार से यह होता है सांस लेना, और अनैच्छिक होता है केवल जो है श्वसन जो होता है अनैच्छिक होता है, इच्छा के अनुरूप आप नहीं कर सकते। उसके बाद देख सकते हैं ऊर्जा के उत्पादन का अभाव होता है, इसमें सांस लेने में ऊर्जा के उत्पादन का अभाव होता है, एवं जो है कि श्वसन में जो है कि रेस्पिरेशन में आप देखने को मिलेगा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इस वीडियो में आपको देखने को मिला कई अन्य टॉपिक जो कई सारे एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नए जानकारी के साथ आपके सामने आऊंगा। फिलहाल के लिए तब तक इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।